मैं नोवा हूँ। यह ओपनक्लो डेली है और आज हमारे पास उन रिलीज में से एक है जहां वर्जन नंबर्स तो साफ सुथरे दिखते हैं, लेकिन अंदर की असली कहानी उलझी हुई, असरदार और सच कहूं तो काफी दिलचस्प है। इस हफ्ते दो बग्स ने एक असली पावर यूजर सेटअप को इतनी जोर से मारा कि वे आपको लगभग सब कुछ बता देते हैं कि ओपनक्लो इस समय कहां खड़ा है। हाँ, ये कोई छोटे मोटे क्यूट एज केसेस नहीं थे। ये उस तरह के बग्स थे जो आपको अपने ही सेटअप पर शक करा दें, क्योंकि जो आप देखते हैं सिस्टम वास्तव में वही नहीं कर रहा होता। बग 1, एक यूजर ने मिनीमैक्स को अपने रीजनिंग मॉडल के रूप में कॉन्फ़िगर किया हुआ था। अपस्ट्रीम एपीआई अंडरस्कोर थ्रो कर रही थी। ओपनक्लो ने उसे देखा, तय किया कि यह ट्रांसिएंट होगा, चुपचाप रीट्राई कर दिया, फेलियर कभी सरफेस नहीं किया, फॉलबैक को ठीक से ट्रिगर नहीं किया और यूजर को डिग्रेडेड रिजल्ट वापस मिला, बिना इस बात के कि ओरिजिनल कॉल फेल हुई थी। जो बेहद क्रूर है, क्योंकि सबसे खराब बग्स वे होते हैं जो फटते नहीं हैं। वे बस चुपचाप बदतर होते जाते हैं। आपको लाल बत्ती नहीं मिलती, आपको सिर्फ हल्की हरी बत्ती मिलती है। बिल्कुल। और बग टू दर्द की एक अलग किस्म थी, लेकिन उतनी ही असली। यूजर एक फ्रेश ओपनएआई कोडेक्स टोकन पेस्ट करता है, कंफर्मेशन देखता है, सब कुछ सक्सेसफुल लगता है, गेटवे रीस्टार्ट करता है और टोकन वापस एक्सपायर्ड क्रेडेंशियल पर लौट चुका होता है। वह वाला आपको पागल महसूस कराता है, क्योंकि यूजर की नज़र से देखें तो उसने सही काम किया। उसने नया टोकन पेस्ट किया, ऐप ने कहा हाँ सेव हो गया, फिर रीस्टार्ट के बाद नहीं, पुराना खराब टोकन फिर वापस। अंदर की तरफ गेटवे की इन मेमोरी ऑथ स्टेट रीस्टार्ट पर फ्रेशली सेव्ड डिस्क वैल्यू को ओवरराइट कर रही थी। ये दोनों V2026.3.23 में ठीक किए गए हैं। लेकिन यह समझने के लिए कि ये हुए क्यों, आपको समझना होगा कि V2026.3.22 ने क्या बदला। क्योंकि .22 बड़ा वाला है। .22 वह है जहां ओपनक्लो ने शायद वह काम किया जो उसे 1 साल पहले कर देना चाहिए था। लेगेसी पर्ज। पुराने नेम्स, कंपैटिबिलिटी लेयर्स, अजीब ट्रांजिशनल पाथ्स, ब्राउज़र रिले क्रचेस, प्लगइन एसडीके मश, उसका बड़ा हिस्सा निकाल बाहर किया गया। और मुझे लगता है कि इन दो रिलीजेस को साथ में समझने का सही तरीका यह है, .22 पुरानी मृत खाल हटाता है और .23 यह पक्का करता है कि नई खाल फटे नहीं। यही पूरा एपिसोड है। अगर आप एक रियल इंस्टॉल मेंटेन कर रहे हैं तो ये डेकोरेटिव अपडेट्स नहीं हैं, ये स्ट्रक्चरल हैं। चलिए सबसे इमोशनली चार्ज चेंज से शुरू करते हैं, क्योंकि लोग नेम्स से अजीब तरह से चिपक जाते हैं, तब भी जब उन नेम्स को बहुत पहले रिटायर कर देना चाहिए था। क्लॉड बॉट अंडरस्कोर और मोल्ट बॉट अंडरस्कोर एनवायरनमेंट नेम्स अब गए। डेप्रिकेटेड नहीं, वार्निंग के साथ टॉलरेट नहीं, गए। और मैं इसे थोड़ा धीमा करके कहना चाहता हूं, क्योंकि अगर आप ओपनक्लो को सिर्फ एक लैपटॉप पर चलाते हैं और कहीं नहीं, तो आप यह सुनकर सोच सकते हैं, ठीक है, कुछ वेरिएबल्स रिनेम करने हैं, फाइन। असली फेलियर मोड यह नहीं है। असली फेलियर मोड यह है कि आपके पास डॉकर कंपोज में कोई पुरानी .un फाइल है, या किसी VPS पर कोई जंग लगा सिस्टमडी यूनिट, या शेल प्रोफाइल में कुछ ऐसा है जिसे आपने 8 महीने से देखा नहीं। आप अपग्रेड करते हैं, ओपनक्लो शुरू होता है और वे वैल्यूज चुपचाप इग्नोर हो जाती हैं। कोई एरर नहीं, कोई माइग्रेशन बैनर नहीं, कोई यह नहीं कहता, हे मैंने क्लॉडबॉट अंडरस्कोर टोकन देखा और यह ऑब्सोलीट है, बस कॉन्फ़िग गायब। अचानक ऑथ लाइनअप नहीं करता, स्टेट पाथ वहां नहीं है जहां आपने सोचा था,
शायद प्लगइन लोड नहीं होता, शायद टोकन गायब लगता है। यह उसी तरह की ब्रेकेज है जो सुबह 2 बजे अपग्रेड के बाद उस मशीन पर लगती है जिसे आपने काफी समय से छुआ भी नहीं। अपनी अनु फाइल्स ग्रैब कीजिए। हर एनवायरनमेंट में जिसमें आप ओपनक्लॉ चलाते हैं, हर होस्ट, हर कंपोज फाइल, हर स्टार्टअप यूनिट, हर शेल बूटस्ट्रैप। अगर आपके पास क्लॉड बॉट अंडरस्कोर या मोल्ट बॉट अंडरस्कोर है तो उसे ठीक होने तक ब्रोकन मानिए। पुरानी डॉट मोल्ट बॉट स्टेट डायरेक्टरी के साथ भी यही कहानी है। वह पाथ अब फ्यूचर का हिस्सा नहीं है। अगर आपकी स्टेट अभी भी वहीं रहती है तो अपग्रेड के बाद ओपनक्लॉ आपके लिए यह जादुई तरीके से इन्फर नहीं करेगा। उसे डॉट ओपनक्लॉ में मूव कीजिए या ओपनक्लॉ अंडरस्कोर स्टेट अंडरस्कोर dir को एक्सप्लिसिटली सेट कर दीजिए और काम खत्म कीजिए। और यह उन फैसलों में से एक है जहां मैं वास्तव में इस कठोरता से सहमत हूं। ट्रांजिशनल एलियासेस शॉर्ट टर्म में दयालु लगते हैं, लेकिन वे आर्किटेक्चर को अपने बारे में झूठ बोलने पर मजबूर कर देते हैं। पुराने नेम्स को अब भी फर्स्ट क्लास होने का नाटक कराने की एक असली कीमत होती है। मैं एंड स्टेट से सहमत हूं। मैं माइग्रेशन पेन के बारे में लोगों की शांति से असहमत हूं। अगर आप वह व्यक्ति हैं जो 5 इंस्टॉल्स मैनेज करता है और उनमें से 2 अजीब हैं, तो यह कोई फिलॉसॉफिकल क्लीनअप नहीं है। यह स्कैवेंजर हंट है। ठीक बात। 22 में दूसरा बड़ा ब्रेकिंग चेंज यह है कि क्लॉहब अब फर्स्ट क्लास है और इसका प्रैक्टिकल मतलब मार्केटिंग फ्रेजिंग से कहीं बड़ा है। ओपनक्लॉ प्लगइन्स इंस्टॉल नेम अब पहले क्लॉहब चेक करता है और केवल तब एनपीएम पर फॉलबैक करता है जब क्लॉहब में पैकेज मौजूद न हो। जिसका मतलब है कि इंस्टॉल बिहेवियर बदल गया, भले ही आपने कमांड नहीं बदली। यही बात लोगों को सुननी चाहिए। अगर आपके पास स्क्रिप्ट्स हैं जो npm पैकेज रेजोल्यूशन पाथ अस्यूम करती हैं और वही नेम अब क्लॉहब पर भी मौजूद है, तो संभव है कि आपको पहले क्लॉहब वर्जन मिले। अब नेटिव कमांड्स भी हैं। ओपनक्लॉ स्किल्स सर्च, ओपनक्लॉ स्किल्स इंस्टॉल, ओपनक्लॉ स्किल्स अपडेट। और मेरे लिए यह ओपनक्लॉ का आखिरकार प्रोडक्ट को उसके इंटेंडेड इकोसिस्टम के साथ अलाइन करना है। क्लॉहब हमेशा स्किल्स का घर होना चाहिए था। यह रिलीज उसे एस्पिरेशनल के बजाय रियल बना देती है। यह साफ है, लेकिन अपनी ऑटोमेशन टेस्ट कीजिए। अगर आपके पास बूटस्ट्रैप स्क्रिप्ट्स, डॉट फाइल्स, ऑनबोर्डिंग डॉक्स हैं, तो पक्का कीजिए कि वे अभी भी वही इंस्टॉल करते हैं जो आप समझते हैं कि वे करेंगे। बदलाव अच्छा है, सरप्राइजेस अच्छे नहीं। तीसरा, प्लगइन एसडीके ओवरहॉल। यह किनारों पर हल्का सा कुतरना नहीं है। ओपनक्लॉ एक्सटेंशन एपीआई चला गया। कोई कंपैटिबिलिटी शिम नहीं है। नया सरफेस है ओपनक्लॉ प्लगइन एसडीके, नैरो सबपाथ्स और कहीं ज्यादा साफ बाउंड्रीज के साथ। अगर आपके पास कस्टम प्लगइन्स हैं, तो यह एक रियल माइग्रेशन है। यह ऑप्शनल नहीं है। कोई फॉलबैक नहीं। आप यह नहीं कह सकते, मैं बाद में अपडेट करूंगा, बाद में मतलब ब्रोकन। बंडल्ड प्लगइन्स को अब होस्ट साइड ऑपरेशंस के लिए इंजेक्टेड रन टाइम का इस्तेमाल करना होगा, और यह उन बदलावों में से एक है जो ब्यूरोक्रेटिक लगते हैं, जब तक आपको यह एहसास न हो कि यह बहुत सारा एम्बिग्युअस प्रिविलेज ब्लीड हटा देता है। होस्ट बिहेवियर एक्सप्लिसिट है, रन टाइम बाउंड्रीज एक्सप्लिसिट हैं। और मैसेज डिस्कवरी भी बदली है। डिस्क्रिबी मैसेजी टूल अब रिक्वायर्ड है। पुराना लिस्ट एक्शंस, गेट कैपेबिलिटीज, गेट टूल शेमा फ्लो हटा दिया गया है। यह रिनेम नहीं है, यह कॉन्ट्रैक्ट चेंज है। नया एसडीके सच में क्लीनर है। जेन्युइनली इंपोर्ट्स नैरो हैं। इंटेंट ज्यादा स्पष्ट है।
रन टाइम मॉडल ज्यादा कोहेरेंट है, लेकिन आपको माइग्रेट करना होगा। और अगर आप प्लगइन डेवलपर हैं तो docs.openclaw.ai प्लगइन्स एसडीके माइग्रेशन पढ़िए। मेमोरी के भरोसे इम्प्रोवाइज मत कीजिए। मैं उस पर जोर देना चाहता हूं। यह वह हफ्ता नहीं है जब आप वाइब्स के भरोसे अपनी माइग्रेशन फ्री हैंड करें। चौथा बकेट, सिक्योरिटी हार्डनिंग। इनमें से कुछ तब तक इनविजिबल रहते हैं जब तक वे आपको बचा न लें, इसलिए इन्हें उतना एयर टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन ये मायने रखते हैं। एग्जीक्यूटिव सैंडबॉक्स अब maven_ops, spt_ops, gradle_ops, ant_ops, साथ ही glib_tunables और .NET_additional_DPS को ब्लॉक करता है। यह मूल रूप से उन रनटाइम इंजेक्शन सरफेसेस के खिलाफ एक स्वीप है जिन्हें लोग भूल जाते हैं कि वे वहां हैं। सही। ये अनवार्स वही चीजें हैं जिन्हें अटैकर्स पसंद करते हैं और ऑपरेटर्स भूल जाते हैं। अगर आपका टूल सैंडबॉक्स कहता है हम कंट्रोल कर रहे हैं कि क्या चलेगा, लेकिन आप अभी भी बिल्ड टूल या रनटाइम इंजेक्शन वेरिएबल्स को अंदर घुसने दे रहे हैं, तो आप सच में बहुत कम कंट्रोल कर रहे हैं। एक सटल लेकिन स्मार्ट अलाउ लिस्ट चेंज भी है। टाइम अब अलाउ लिस्ट इवैल्यूएशन में ट्रांसपेरेंट है। तो टाइम डॉट अप्रूव्ड स्क्रिप्ट अब टाइम रैपर नहीं, बल्कि अंदर की स्क्रिप्ट से बाइंड करता है। वह बहुत प्रैक्टिकल है। लोग डीबगिंग के दौरान कमांड्स को टाइम में हर समय रैप करते हैं। पहले रैपर्स अजीब पॉलिसी एज केसेस बना सकते थे। अब यह उसी चीज को इवैल्यूएट करता है जिसे आप वास्तव में चलाना चाहते थे। और वॉइस वेबुक हार्डनिंग भी कड़ी हुई है। बॉडी रीड करने से पहले मिसिंग प्रोवाइडर सिग्नेचर्स रिजेक्ट करो, 64 किलोबाइट और 5S प्रीऑथ लिमिट के साथ। यह बस साउंड परिमीटर हाइजीन है। अनऑथेंटिकेटेड जंक को पास करने में रिसोर्सेज मत खर्च करो। आखिर में वे क्वाइट फिक्सेस जो मायने रखती हैं, discord/commands। कार्बन रिकॉन्साइल अब डिफॉल्ट है, इसलिए गेटवे रीस्टार्ट्स अब लोकल डिप्लॉय पाथ के जरिए /commands चर्न नहीं करते। मुझे इस क्लास की फिक्स बहुत पसंद है क्योंकि यूजर्स इसे कम गोस्ट्स के रूप में एक्सपीरियंस करते हैं। हाँ, शांत लेकिन असली। रीस्टार्ट्स गोस्ट कमांड्स जनरेट कर रहे थे, अब नहीं करते। यह ग्लैमरस नहीं है, लेकिन यह ठीक उसी तरह का पेपर कट है जो प्लेटफॉर्म को अमेच्योर महसूस कराता है अगर आप उसे अनफिक्स्ड छोड़ दें। तो .22 को एक वाक्य में कहें तो ओपनक्लॉ ने लेगेसी को हार्मलेस मानने का नाटक बंद कर दिया। और अगर आपने कुछ समय से अपना सेटअप छुआ नहीं है, तो .22 वह रिलीज है जो यह आपके लिए पता कर लेगी। मुझे यह भी लगता है कि यह रिलीज कंपैटिबिलिटी और क्लटर के बीच एक रेखा खींचती है। काफी समय तक ओपनक्लॉ पुराने नेम्स, पुराने इंस्टॉल अजम्पशंस, पुराने प्लगइन डिस्कवरी शेप्स और पुराने ब्राउज़र पाथवेज को इसलिए ढो रहा था क्योंकि उन्हें हटाना रिस्की लगता था, लेकिन उन्हें वहीं रखना भी रिस्की था। इससे प्लेटफॉर्म को समझना और कठिन हो रहा था। यही ट्रेड ऑफ लोग मिस कर देते हैं। बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी सिर्फ फंक्शन प्रिजर्व नहीं करती, यह कंफ्यूजन भी प्रिजर्व करती है। हर एलियास, हर पुराना पाथ, हर हम अब भी इसे एक्सेप्ट करते हैं, ब्रांच सपोर्ट के लिए याद रखने की एक और चीज बन जाता है और ऑपरेटर्स के फंसने की एक और जगह। और जब आप क्लॉहब, मॉडर्न प्लगइन एसडीके और करंट नेमिंग के इर्दगिर्द सेंट्रलाइज कर लेते हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन आखिरकार 2 टाइमलाइंस में बोलना बंद कर सकती है, जो लोगों के सोचने से कहीं ज्यादा मायने रखता है। ऑपरेशनल पेन का आधा हिस्सा बग नहीं होता, वह यह एहसास होता है कि जो भी गाइड आप पढ़ रहे हैं वह प्रोडक्ट की किसी दूसरी जनरेशन के लिए हो सकती है। तो अगर .22 हार्श लगती है, तो इसलिए कि वह एक रियलिटी चुन रही है।
हाँ, एक रियलिटी कम एलियसेस कम रेलिक्स, शॉर्ट टर्म पेन लॉन्ग टर्म सैनिटी। हमें ब्राउज़र टूलिंग पर ठीक से समय देना होगा, क्योंकि बहुत से यूजर्स के लिए यह इन 2 रिलीजेस में सबसे बड़ा ऑपरेशनल चेंज है। लेगेसी क्रोम एक्सटेंशन रिले चला गया। ड्राइवर, एक्सटेंशन, बंडल्ड एक्सटेंशन एसेट्स, ब्राउज़र डॉट रिले बाइंड होस्ट सब हटाए गए। और अगर आप उस दौर में नहीं थे तो एक्सटेंशन असल में था क्या, यह समझिए। ओपनक्लॉ पहले एक क्रोम एक्सटेंशन शिप करता था जो CDP यानी क्रोम डेवटूल्स प्रोटोकॉल के लिए रिले की तरह काम करता था। आप एक्सटेंशन मैन्युअली इंस्टॉल करते थे, ब्राउज़र परमिशंस ग्रांट करते थे और वह ओपनक्लॉ और ब्राउज़र के बीच ब्रिज का काम करता था, जो हमेशा थोड़ा इम्प्रोवाइज्ड लगता था। वह इम्प्रोवाइज्ड था, उपयोगी लेकिन इम्प्रोवाइज्ड। वह काम करता था क्योंकि ब्राउज़र कंट्रोल में सी है और एक्सटेंशन आपको ऐसा पाथ देता था जो सबको डायरेक्ट अटैच समझाने से आसान था। लेकिन इसके साथ एक्सटेंशन वाली सारी बैगेज भी आती थी, इंस्टॉल फ्रिक्शन, परमिशंस की अजीबियां, कंपैटिबिलिटी ड्रिफ्ट, ब्राउज़र प्रोफाइल क्वर्क्स और डायग्नोज करने के लिए एक और मूविंग पार्ट जब चीजें बिगड़ती। रिप्लेसमेंट मॉडल बस बेहतर है। ओपनक्लॉ अब स्टैंडर्ड CDP मैकेनिज्म्स का उपयोग करके एक रनिंग क्रोम इंस्टेंस या यूजर प्रोफाइल से डायरेक्ट अटैच करता है। एक्सटेंशन की जरूरत नहीं, बीच में कोई कस्टम रिले नहीं। आर्किटेक्चरल नजर से यह साफ है। कम बिस्पोक लेयर्स, टूलिंग में छिपे कम सीक्रेट्स। लेकिन और यही महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल वार्निंग है, अगर आप अपग्रेड करने से पहले या कम से कम उसके तुरंत बाद ओपनक्लॉ डॉक्टर फिक्स नहीं चलाते तो आपका ब्राउज़र ऑटोमेशन पूरी तरह टूट सकता है। और यह हमेशा ऑब्वियस तरीके से नहीं टूटेगा। जरूरी नहीं कि आपको कोई फ्रेंडली मैसेज मिले जो कहे एक्सटेंशन रिले हट गया। ज्यादा संभव यह है कि वह कनेक्ट ही न करे या कंसेंट अजीब लूप में फंस जाए या अटैच पाथ आधा जिंदा लगे और फिर मर जाए। ओपनक्लॉ डॉक्टर फिक्स आपकी करंट कॉन्फ़िग पढ़ता है और होस्ट लोकल ब्राउज़र सेटअप्स को सही मॉडर्न मोड में माइग्रेट करता है, एग्जिस्टिंग सेशन या यूजर। यह कॉस्मेटिक रिकमेंडेशन नहीं है, यह माइग्रेशन का हिस्सा है। और अब 3 मोड्स को क्लैरिफाई करना भी जरूरी है। एग्जिस्टिंग सेशन का मतलब है एक रनिंग क्रोम से अटैच करना। यूजर का मतलब है यूजर प्रोफाइल के साथ लॉन्च करना। रॉ CDP डॉकर, हेडलेस, सैंडबॉक्स, रिमोट सेटअप्स के लिए वह लगभग अनचेंज्ड रहता है। जो सही सेपरेशन है। पुराना एक्सटेंशन पाथ एक क्रच था, यह सही मूव है। मैं ज्यादातर सहमत हूं, लेकिन यूजर्स को वह क्रच क्यों पसंद था, यह मैं डिफेंड करना चाहता हूं। क्रच तब समस्या है जब वह हीलिंग रोकता है। वह मददगार है जब वह आपको चलने देता है। बहुत से यूजर्स के लिए एक्सटेंशन ही एकमात्र ब्राउज़र फ्लो था जिसे वे कंसिस्टेंटली काम करा पाते थे। यह फेयर है, लेकिन वह फ्रैजिलिटी खरीद कर मिली कंसिस्टेंसी थी। सिस्टम में अटैच मॉडल को ढकने के लिए एक एक्स्ट्रा कस्टम ब्रिज था। सही। और .23 असल में आपका पॉइंट प्रूव करती है, क्योंकि जैसे ही .22 ने पुराना पाथ हटाया, .23 को तुरंत रियल वर्ल्ड में नए पाथ को रिलायबल बनाना पड़ा। यहाँ 2 फिक्सेस मायने रखती हैं। पहली, टैब अटैच टाइमिंग। ओपनक्लॉ क्रोम MCP हैंडशेक को ऐसे ट्रीट कर रहा था जैसे कनेक्शन आते ही ब्राउज़र पूरी तरह रेडी हो। मैकओएस पर ऐसा हमेशा नहीं था। टैब्स मौजूद थीं, लेकिन उपयोग के लिए तैयार नहीं थीं। इसलिए फर्स्ट अटैच कंसेंट चर्न कर सकता था, टाइमआउट्स स्पिन कर सकता था और कुल मिलाकर हॉन्टेड महसूस होता था। वह फिक्स इसलिए मैटर करती है क्योंकि रेडिनेस बाइनरी नहीं होती। सॉकेट ओपन होना यह नहीं है कि UI सरफेस स्टेबल भी हो। बिल्कुल,
दूसरी फिक्स लूप बैक रीयूज। हेडलेस या लूप बैक सेटअप्स में ओपन क्लॉ एक शॉर्ट प्रोब पर रनिंग ब्राउजर मिस कर सकता था और तुरंत रीलॉन्च पर फॉलबैक कर देता था। इससे सेकंड रन रिग्रेशंस बनती थीं, जहां पहली रन काम करती थी और अगली रन ऐसे व्यवहार करती थी जैसे उसे सेशन बुलडोज करना पड़े। .23 उस फॉलबैक से पहले एक छोटा वेट जोड़ती है, जो सुनने में छोटा लगता है। जब तक आप उसके साथ जीते नहीं हैं, तब वह फ्लेकी महसूस होने वाले ब्राउज़र टूल और इंटेंशनल महसूस होने वाले टूल के बीच का फर्क बन जाता है। इसलिए ब्राउज़र ट्रांजिशन पर मेरी समरी यह है। .22 ने पुराना पाथ हटाया, .23 ने नया पाथ रिलायबल बनाया, और आपको दोनों चाहिए। अगर आप सिर्फ रिलीज हेडलाइंस के स्तर पर सोच रहे हैं, तो आप मिस कर देंगे कि ये दोनों वर्जन्स वास्तव में कितनी गहराई से कपल्ड हैं। और अगर आप होस्ट लोकल ब्राउज़र ऑटोमेशन चलाते हैं, तो डॉक्टर फिक्स को जनरल मेंटेनेंस चोर नहीं, ब्राउज़र माइग्रेशन के हिस्से के रूप में ट्रीट कीजिए। वह टारगेटेड वर्क कर रहा है। हाँ, ऑप्शनल हाउसकीपिंग नहीं, माइग्रेशन स्टेप। और ब्राउज़र शिफ्ट में एक बड़ा लेसन भी है। ब्राउज़र ऑटोमेशन उन क्षेत्रों में से एक है जहां लोग एब्सर्ड कॉम्प्लेक्सिटी को टॉलरेट करते हैं, क्योंकि पे ऑफ इतना बड़ा होता है। वे एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे, वर्जन पिन करेंगे, प्रोफाइल ब्लेस करेंगे, वियर्ड लॉन्च फ्लैग्स उठाएंगे, कुछ भी करेंगे, बस ब्राउज़र उनकी बात माने। लेकिन हर हिडन वर्कअराउंड यूज़र इंटरफेस के साथ टेक्निकल डेट बन जाता है। यह उसे कहने का बहुत अच्छा तरीका है। एक्सटेंशन सिर्फ कोड डेट नहीं थी, वह यूजर रिचुअल डेट भी थी। आपको याद रखना पड़ता था कि वह मौजूद है, कैसे इंस्टॉल हुई थी, क्यों कोई ब्राउज़र प्रोफाइल स्पेशल थी, क्रोम अपडेट होने पर क्या टूटता था। यह ऐसी प्लेटफॉर्म स्टोरी नहीं है जिसे आप हमेशा रखना चाहेंगे। एग्जिस्टिंग सेशन अटैच कहीं ज्यादा ऑनेस्ट मॉडल है। या तो अटैच करने के लिए ब्राउज़र है या नहीं है, या तो प्रोफाइल यूजेबल है या नहीं है। मैजिक कम है। मैजिक कम है, लेकिन रेडिनेस और टाइमिंग को सही करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, और यही वजह है कि .23 की फिक्सेस इतना मैटर करती हैं। अगर आप पुराना ब्रिज हटा रहे हैं, तो डायरेक्ट पाथ बोरिंग महसूस होनी चाहिए। ब्राउज़र ऑटोमेशन में बोरिंग ही सक्सेस है। बोरिंग, डिपेंडेबल, लेजिबल, यही गोल है। अब इमेज जनरेशन। यह ब्राउज़र टूलिंग जितना ड्रामेटिक नहीं है, लेकिन यह आपको बहुत कुछ बताता है कि ओपन क्लॉ कहाँ जा रहा है। बंडल्ड नैनो बनाना प्रो स्किल हटा दी गई है। गॉन। कोई शिम नहीं। जिसका मतलब है कि अगर आपके वर्कफ्लोज, प्रॉम्प्ट्स या इंटरनल डॉक्स नैनो बनाना प्रो को कॉल करते हैं, तो उन्हें ढूंढिए और रिप्लेस कीजिए। यह हार्ड ब्रेक है। यह अज्यूम मत कीजिए कि कोई एलियास आपका इंतजार कर रहा होगा। प्लेटफॉर्म अब इमेज अंडरस्कोर जनरेट कोड टूल पर स्टैंडर्डाइज कर रहा है। और फिलोसॉफिकल स्तर पर मुझे लगता है कि यह बिल्कुल सही है। एक टूल, कॉन्फ़िगरेबल बैकएंड, कंसिस्टेंट इन्वोकेशन सरफेस। यह उससे बेहतर है कि सिर्फ इसलिए बंडल स्किल रैपर को हमेशा ढोते रहें क्योंकि लोग उसके नाम के आदी हो गए। बशर्ते आप कॉन्फ़िग की सेट करें। यही वह हिस्सा है जिसे लोग स्किप कर देते हैं। आपको एजेंट्स डॉट डिफॉल्ट्स डॉट इमेज नरेशन मॉडल डॉट प्राइमरी गूगल जेमिनी 3 प्रो इमेज प्रीव्यू चाहिए। अगर आपने यह सेट नहीं किया, तो बिहेवियर अनडिफाइंड है। और कॉन्फ़िग लैंड में अनडिफाइंड का मतलब कभी एक्साइटिंग नहीं होता, उसका मतलब कंफ्यूजिंग होता है। यहाँ एक ब्रॉडर पैटर्न है। ओपनक्लो कोर कैपेबिलिटीज को कोर कैपेबिलिटीज की तरह दिखाना चाहता है। इमेज जनरेशन को साइड का ट्रिक जैसा महसूस नहीं होना चाहिए।
सही, लेकिन ऑपरेशनली मैं इसे और ब्लंट तरीके से कहूंगा, स्टैंडर्डाइजेशन तभी अच्छी लगती है जब डिफॉल्ट्स एक्सप्लिसिट हों। अगर आप पुरानी बंडल्ड चीज हटा दें और नया बैकएंड सेट ही न करें, तो आपने आर्किटेक्चर को क्लीनर और ट्यूसडे को बदतर बना दिया। फेयर क्रिटिसिज्म। इस शिफ्ट के साथ मार्केटप्लेस इंप्रूवमेंट्स भी आई हैं। मार्केटप्लेस इंस्टॉल्स अब फर्स्ट क्लास हैं, जिनमें PLUGIN at MARKETPLSE सिंटैक और क्लॉड मार्केटप्लेस रजिस्ट्री सपोर्ट शामिल है, जिससे प्लगइन इंस्टॉलेशन के आसपास की फोकलोर कम होती है। कम ऐसे मोमेंट्स जब कहना पड़े, असल में इस प्लगइन के लिए यह दूसरी तरह से करो। और ओनगेटेड प्लगइन्स और प्लगइन चैट कमांड्स उसी थीम को आगे बढ़ाते हैं। प्लेटफॉर्म को एक्सटेंशंस खोजने, इंस्टॉल करने और मैनेज करने के लिए एक कोहेरेंट स्टोरी दो। मुझे यह भी पसंद है कि वे ओनर गेटेड हैं। इंस्टॉल सरफेस जितनी पावरफुल होती जाती है, उतना ही कम आप चाहते हैं कि रैंडम रन टाइम कॉन्टेक्स्ट्स उसे खिलौने की तरह लें। मेरे लिए इमेज जनरेशन की कहानी यह है, ओपनक्लॉ बंडल्ड पर्सनैलिटी से कॉन्फ़िगर्ड कैपेबिलिटी की ओर बढ़ रहा है। यही मैच्योरिटी है। मेरे लिए कहानी यह है, अपने वर्कफ्लोज अपडेट करो, मॉडल की सेट करो और ब्रोकन इमेज कॉल्स को ऑटोमेशन में पड़े मत रहने दो, जिन्हें आप डेमो के दौरान ही डिस्कवर करो। और उस स्टैंडर्डाइजेशन में एक सटल गवर्नेंस चेंज भी छिपा है। जब इमेज जनरेशन एक कोर टूल होती है, किसी प्यारी बंडल स्किल की जगह, तब आप प्रोवाइडर्स बदल सकते हैं, इंटरफेस को एक बार इम्प्रूव कर सकते हैं, बिहेवियर एक बार डॉक्यूमेंट कर सकते हैं और परमिशन सरफेस एक बार ऑडिट कर सकते हैं। सही। तब यह वह एक स्पेशल चीज जो रैपर की वजह से काम करती है नहीं रहती, बल्कि एक्चुअल प्लेटफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बन जाती है। यह ज्यादा हेल्थी है। यह टीम्स के पोर्टेबिलिटी के बारे में सोचने का तरीका भी बदलती है। अगर आपका वर्कफ्लो इमेज अंडरस्कोर जनरेट कहता है और बैकएंड अलग से कॉन्फ़िगर्ड है, तो आप वर्कफ्लो लॉजिक रिराइट किए बिना प्रोवाइडर माइग्रेट कर सकते हैं। जो थ्योरी में अच्छा है, और शुक्रवार दोपहर किसी वेंडर के प्राइसिंग या रेट लिमिट्स बदलने पर उससे भी ज्यादा अच्छा लगता है। बिल्कुल। स्टैंडर्डाइजेशन सिर्फ एलिगेंस नहीं है, यह लेवरेज भी है। बशर्ते आप कॉन्फ़िग की सेट करें। बशर्ते आप कॉन्फ़िग की सेट करें। आप यह बात समय के अंत तक दोहरा सकते हैं। यही एपिसोड का दिल है। क्योंकि .22 पर्ज है, लेकिन .23 रिलायबिलिटी पास है जो पर्ज को सर्वाइवेबल बनाती है। इंट्रो के पहले बग पर वापस चलते हैं, मिनी मैक्स फेलोवर। यही बग थी। यही वह थी जो लोगों को जला रही थी। ओरिजिनल इशू क्लासिफिकेशन थी। मिनी मैक्स से आने वाले जेनेरिक एपीआई अंडरस्कोर रिस्पॉन्सेस को डिफ़ॉल्ट रूप से ट्रांसिएंट माना जा रहा था। इसलिए ओपनक्लॉ चुपचाप रीट्राई करता था, एक्चुअल फेलियर सप्रेस कर देता था और प्रॉपर फॉलबैक तब ट्रिगर ही नहीं करता था जब अंडरलाइंग इशू बिलिंग, ऑथ या मैलफॉर्म्ड कंटेक्स्ट जैसी चीज होती थी। और यही क्रूशल डिस्टिंक्शन है। ट्रांसिएंट एरर का मतलब है शायद नेटवर्क को छींक आ गई, शायद प्रोवाइडर थोड़ी देर के लिए वॉबल हुआ, शायद रीट्राई सच में काम कर जाए। लेकिन बिलिंग प्रॉब्लम ट्रांसिएंट नहीं है। ऑथ प्रॉब्लम ट्रांसिएंट नहीं है। फॉर्मेट या कॉन्टेक्स्ट रिजेक्शन ट्रांसिएंट नहीं है। उन्हें रीट्राई करना सिर्फ समय बर्बाद करता है और सच्चाई छुपाता है। फिक्स बहुत प्रिसाइज है। यह नहीं कि मिनी मैक्स पर रीट्राई करना बंद कर दो, यह है सिर्फ तब रीट्राई करो जब एरर सच में ट्रांसिएंट दिखे। मुझे इस तरह की फिक्स पर भरोसा होता है, क्योंकि यह ओरिजिनल डिजाइन गोल, रेजिलियंस, को बचाए रखती है, जबकि स्लॉपी क्लासिफिकेशन हटा देती है जिसने रेजिलियंस को कंसीलमेंट जैसा बना दिया था। और ऑपरेटर्स के लिए प्रैक्टिकल असर यह है, बैड की,
बैड अकाउंट स्टेट, मैलफॉर्म्ड रिक्वेस्ट, ब्लोन कॉन्टेक्स्ट विंडो। अब इन्हें ऐसे फेल होना चाहिए कि फेलियर सरफेस हो और फॉलबैक सही से एंगेज करे। लोगों को शुरू से यही उम्मीद थी। यह उन बग्स में से एक है जहां डिग्रेडेड एक्सपीरियंस शायद हार्ड फेलियर से भी बदतर थी, क्योंकि यूजर को आउटपुट तो मिला और उसने मान लिया कि वह फेथफुल है। हाँ, बिना किसी विजिबल अलार्म के गलत जवाब विजिबल फेलियर से ज्यादा डरावना होता है। कम से कम विजिबल फेलियर इन्वेस्टिगेशन को इनवाइट करती है। अगला, ओपनएआई टोकन रिवर्ट बग। यह इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि मेमोरी और डिस्क के बीच स्टेट ड्रिफ्ट यूजर के ट्रस्ट से कैसे विश्वासघात करती है। गेटवे ऑथ प्रोफाइल राइट पाथ स्टेल इन मेमोरी वैल्यूज को रीस्टार्ट पर फ्रेशली सेव्ड क्रेडेंशियल्स ओवरराइट करने दे रही थी। तो आप टोकन पेस्ट करते थे, ग्रीन कन्फर्मेशन देखते थे, रीस्टार्ट करते थे और एक्सपायर हर बार। यही वजह है कि यह बग इतनी पर्सनल महसूस हुई। उसने क्रेडेंशियल्स सेव करने की बुनियादी क्रिया पर ट्रस्ट पर हमला किया। और फिक्स यह है कि टोकन पेस्ट अब रिजॉल्व एजेंट स्टोर में सही तरह से राइट होती है, बजाय इसके कि स्टेल इन मेमोरी स्नैपशॉट रीस्टार्ट के दौरान जीत जाए। जिसका मतलब है कि अपग्रेड के बाद आपको इसे टेस्ट करना चाहिए। सिर्फ इसलिए अस्यूम मत कीजिए कि रिलीज नोट कहती है फिक्स्ड है। फ्रेश टोकन पेस्ट कीजिए, गेटवे रीस्टार्ट कीजिए, वेरीफाई कीजिए कि वह परसिस्टेड रही। यह ठीक वही तरह की बग है जहां कॉन्फिडेंस कमाने का तरीका यह है कि आप पुराने फेलियर को रिप्रोड्यूस करें और देखें कि अब वह नहीं होती। तीसरा, क्रॉन और डेलाइट सेविंग टाइम। यह तब तक बोरिंग लगता है जब तक यह किसी ऐसी चीज को न लगे जिस पर आप भरोसा करते हैं। यह मुझे लगा था। मेरी मॉर्निंग रिपोर्ट क्लॉक्स बदलने के बाद 1 घंटा इधर-उधर फायर हो रही थी। ठोस उदाहरण, आप 8 AM जॉब शेड्यूल करते हैं। DST आ जाता है। 23 से पहले वह 8 AM, 7 AM या 9 AM बन सकता था। यह इस पर निर्भर करता था कि स्केड्यूलर बाउंड्री को कैसे इंटरप्रेट कर रहा है। यह सिर्फ कॉस्मेटिक मिसमैच नहीं है। डेली रूटीन के लिए यह टूटा हुआ वादा है। फिक्स यह है कि @TZ अब DST बाउंड्रीज के पार लोकल वॉल क्लॉक टाइम का सम्मान करता है और ओपन क्लॉक एवरी के लिए TZ रिजेक्ट भी करता है, जो अच्छा है क्योंकि रिकरिंग इंटरवल सीमेंटिक्स और टाइमज़ोन वॉल क्लॉक सीमेंटिक्स एक चीज नहीं है। यह उसी तरह की कंस्ट्रेंट है जो यूजर्स को गलत इंट्यूशन से बचाती है। बिल्कुल। अगर आपका मतलब है हर 6 घंटे में, तो वह जब भी मेरी लोकल क्लॉक 8 बजे के बराबर नहीं है। टूल अब उस फर्क को रिफ्लेक्ट करता है, उसे मॉडल नहीं करता। चौथा, मिस्ट्रल 422 फिक्स। पुरानी परसिस्टेड मिस्ट्रल कॉन्फिक्स कॉन्टेक्स्टाइज्ड आउटपुट लिमिट्स कैरी कर रही थी, जिन्हें मिस्ट्रल सीधे रिजेक्ट करता है। परिणाम, 422 एरर्स जो मिस्टीरियस लगती हैं अगर आपको कॉन्फ़िग लिनिएज नहीं पता। और फिर वही ओपन क्लॉ डॉक्टर फिक्स यहाँ असली काम कर रहा है। अब यह स्टेल मिस्ट्रल कॉन्फिग्स डिटेक्ट और रिपेयर करता है। डॉक्टर फिक्स चलाने का एक और कारण, लोग कभी कभी इस कमांड को जेनेरिक डॉक्टरिंग की तरह सुनते हैं, जैसे शायद यह कुछ ऑब्वियस चीजें टाइडी कर देगी। नहीं, इस रिलीज ट्रेन में यह माइग्रेशन नॉलेज को कोडिफाई कर रही है। पांचवा, मैकओएस पर क्लॉहब। यहाँ 2 इश्यूज थीं। सेव्ड क्रेडेंशियल्स मैकओएस एप्लीकेशन सपोर्ट पाथ का सही सम्मान नहीं कर रही थीं और ब्राउज ऑल बिहेवियर अनऑथेंटिकेटेड 429 रेट लिमिट्स से टकरा रहा था। जिसका मतलब है कि यूआई आपको वेग तरीकों से यह महसूस करा सकती थी कि क्लॉहब खाली है या ब्रोकन है। मैकओएस पर स्किल ब्राउजिंग चुपचाप अनऑथेंटिकेटेड पर फॉलबैक कर रही थी।
आप एम्प्टी लिस्ट्स देखते और मान लेते कि स्किल्स हैं ही नहीं, या आपका इंस्टॉल टूटा हुआ है, जबकि असल में ऑथ पाथ हैंडलिंग गलत थी। फिक्सेस थी सही ऑथ पाथ का सम्मान करना और ब्राउज़ ऑल को सर्च एंड पॉइंट पर शिफ्ट करना, जो पॉइंटलेस अनऑथेंटिकेटेड थ्रॉटलिंग से बचने का कहीं ज्यादा सेम तरीका है। छठा, बंडल्ड प्लगइन रनटाइम्स। व्हाट्सएप और मैट्रिक्स रनटाइम साइडकार्स एनपीएम पैकेज में मिसिंग थी, जिसका मतलब था कि ग्लोबल इंस्टॉल्स ऐसी तरह फेल हो सकती थी जो पैकेजिंग वूडू जैसी लगे। यह .22 के पैकेजिंग चेंजेस से आया रिग्रेशन है, और ओपनक्लॉ के क्रेडिट के लिए .23 में यह जल्दी फिक्स हो गया। लेकिन अगर आप वे रनटाइम्स ग्लोबली चलाते हैं तो यह फुटनोट नहीं है। मिसिंग साइडकार्स का मतलब प्लगइन स्टैक बस कंप्लीट नहीं है। सातवां, वेब सर्च स्टेल प्रोवाइडर हैंडलिंग। टूल स्टार्टअप पर बेक्ड हुई प्रोवाइडर स्टेट का इस्तेमाल कर रहा था, एक्टिव रन टाइम कॉन्फ़िग का नहीं। जो बिल्कुल वैसी बग है जो आपको यह सोचने पर मजबूर करती है कि कॉन्फ़िग रीलोड्स सच में हैं भी या सिर्फ डेकोरेटिव हैं। आप ब्रेव कॉन्फ़िगर करते हैं तो उसे ब्रेव ही उसे करना चाहिए। यह हमेशा से ऐसे ही काम करना चाहिए था। और अब करता है। फिर वही ग्लैमरस नहीं, लेकिन एक्सपेक्टेशन और बिहेवियर के बीच सीधी मरम्मत। आठवां, टेलीग्राम थ्रेडिंग। करंट थ्रेड्स अब टेलीग्राम डीएम टॉपिक्स के लिए थ्रेडिंग टूल कॉन्टेक्स्ट फॉलबैक में पॉपुलेट होता है, ताकि थ्रेड अवेयर टूल्स को सही टॉपिक कॉन्टेक्स्ट मिले। यह उन फिक्सेस में से एक है जहां अगर आप टेलीग्राम डीएम टॉपिक्स यूज नहीं करते तो आप कंधे उचकाते हैं, और अगर उसे करते हैं तो कहते हैं भगवान का शुक्र है। क्योंकि टूल कॉन्टेक्स्ट का थ्रेड ब्लाइंड होना वही है जो एजेंट्स को गलत जगह जवाब देने या कॉन्वर्सेशनल लेन खो देने की तरफ ले जाता है। जो खासकर उस सिस्टम में बहुत दर्दनाक है जो कॉन्टेक्स्ट फिडेलिटी के इर्द गिर्द बनी है। बिल्कुल। पूरी बात ही यह है कि टूल को पता होना चाहिए कि वह कहाँ है। तो इन सब को साथ रखें तो .23 यूजुअल प्रोडक्ट सेंस में फ्लैशी नहीं है। यह फ्रेज के सबसे गहरे अर्थ में रिलायबिलिटी पास है। यह क्लासिफिकेशन, स्टेट परसिस्टेंस, स्केड्यूलर सीमेंटिक्स, प्रोवाइडर वायरिंग, पैकेजिंग कंप्लीटनेस और थ्रेड कंटेक्स्ट को टाइटन करती है। यह .22 की नई दुनिया को वास्तव में रहने लायक बनाती है। और मुझे लगता है कि इसी वजह से ऑपरेटर्स को इन दो रिलीजेस को दो चैप्टर्स वाली एक कहानी की तरह पढ़ना चाहिए। पहला चैप्टर कहता है हमने पुराने कॉम्प्रोमाइजेस हटा दिए। दूसरा चैप्टर कहता है हमने उन जगहों को ठीक किया जहां नई अजम्पशंस में अब भी रफ एजेस थी। यह दिन एक पर बिग क्लीनअप को परफेक्ट दिखाने के नाटक से कहीं ज्यादा ऑनेस्ट डेवलपमेंट रिदम है। हाँ, मैं .23 का सम्मान इसी वजह से करता हूं क्योंकि यह .22 ने जो डिस्टेबलाइज किया उसे छुपाने की कोशिश नहीं करती। यह बस उसे ठीक करती है, तेजी से, सीधे, बिना ईगो के। और यूजर के रूप में स्ट्रक्चरल रिलीज के बाद आपको यही चाहिए। डेनाइल नहीं, रैपिड करेक्शन। खासकर साइलेंट चीजों के लिए। मिनीमैक्स फॉलबैक, टोकन परसिस्टेंस, स्टेल प्रोवाइडर कॉन्फ़िग, ये सब ऐसे बग्स हैं जो ट्रस्ट को खा जाते हैं क्योंकि ये सिस्टम को उससे कम लेजिबल महसूस कराते हैं जितना उसे होना चाहिए। रिलायबिलिटी आंशिक रूप से करेक्टनेस है और आंशिक रूप से कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी। प्लेटफॉर्म को सही काम करना चाहिए और आपको यह समझ में आना चाहिए कि उसने वह काम वैसे क्यों किया। यही वजह है कि .23 किसी फीचर रिलीज से ज्यादा मायने रखती है। चलिए छोटे बदलावों पर आते हैं, क्योंकि वे सिर्फ सरफेस एरिया में छोटे हैं, महत्व में जरूरी नहीं। पहला, क्वेन और डैश स्कोप।
ओपनक्लॉ अब चाइना और ग्लोबल क्वेन एपीआई कीज के लिए स्टैंडर्ड डैश स्कोप एंड पॉइंट्स को सपोर्ट करता है और प्रोवाइडर को क्वेन अलीबाबा क्लाउड मॉडल स्टूडियो के नाम से रीलेबल किया गया है। पे एज यू गो कीज अब काम करती हैं। यही प्रैक्टिकल चेंज है। अगर आप डिफॉल्ट ओपनआई एंथ्रोपिक ऑर्बिट के बाहर हैं, तो यह बहुत मायने रखता है। क्वेन इस समय सबसे अच्छी ओपनवेट फैमिलीज में से एक है। प्रॉपर डैश स्कोप सपोर्ट का मतलब है उन यूजर्स के लिए असली एक्सेसिबिलिटी जो स्ट्रॉन्ग मॉडल्स चाहते हैं, लेकिन उन्हीं दो प्रोवाइडर इकोसिस्टम्स में धकेले नहीं जाना चाहते जिन्हें बाकी सब अज्यूम करते हैं। और बेहतर नेमिंग भी मायने रखती है। फुल मॉडल स्टूडियो आइडेंटिटी से रीलेबल करना कॉन्फ़िग सरफेस को कम क्रिप्टिक बनाता है। अगला CSP हार्डनिंग। इनलाइन स्क्रिप्ट ब्लॉक्स के लिए SHA-256 हैशेस। इनलाइन स्क्रिप्ट्स डिफ़ॉल्ट रूप से ब्लॉक्ड। अगर आप ओपनक्लॉ को स्ट्रिक्ट रिवर्स प्रॉक्सी के पीछे चलाते हैं, तो अपग्रेड करने के लिए यही वर्जन है। यह सप्लाई चेन सिक्योरिटी के लिए मायने रखता है। इंजेक्टेड स्क्रिप्ट एक्सिक्यूट नहीं होगी क्योंकि हैश मैच नहीं करेगा। यही वे कंट्रोल्स हैं जो डेमो को सुंदर नहीं बनाते, लेकिन आपका ब्लास्ट रेडियस छोटा कर देते हैं। और फ्रैंकली मैच्योर प्लेटफॉर्म्स यही करती हैं। वे वहां कोई इंजेक्ट नहीं करना चाहिए पर निर्भर रहना बंद करती हैं, और अगर कुछ इंजेक्ट हो भी गया तो क्या फिर भी नहीं चलेगा के इर्द गिर्द बनना शुरू करती हैं। नॉट थीम पर भी ध्यान दिया गया। WCAG 2.1 का कॉन्ट्रास्ट कंप्लायंस, ब्लैक एंड रेड पैलेट ट्यूनिंग, कॉन्फ़िग आइकॉन्स, डिस्क्रीट राउंडनेस स्टॉप्स। कॉन्ट्रास्ट फिक्स वही है जो मायने रखती है। एक्सेसिबिलिटी चेक्स फेल हो रहे थे। स्टाइल मजेदार है, रीडेबिलिटी अनिवार्य है। और मुझे हमेशा अच्छा लगता है जब एक्सेसिबिलिटी इम्प्रूवमेंट्स को नीश साइड मिशन की बजाय डिफ़ॉल्ट क्वालिटी इम्प्रूवमेंट्स की तरह ट्रीट किया जाता है। आखिरी छोटी चीज, गेटवे यूसेज टोटल्स अब रोटेटेड और आर्काइव्ड सेशंस को शामिल करते हैं, जो लगभग अकाउंटिंग जैसी लगती है। यह अकाउंटिंग जैसी ही है, लेकिन यूसेज अंडर काउंट कर रही थी, अब नहीं करती। अगर आप एक्चुअल सिस्टम लोड समझना चाहते हैं या समय के साथ एक्टिविटी कंपेयर करना चाहते हैं, तो आर्काइव्ड सेशंस मिसिंग होना राउंडिंग एरर नहीं है, वह बस गलत है। तो इन रिलीजेस की छोटी चीजें भी उसी दिशा की ओर इशारा करती हैं। कम एम्बिग्यूटीज, कम लाइज ऑफ ओमिशन, और सिस्टम वास्तव में क्या कर रही है उसका ज्यादा एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इसे कॉन्क्रीट बनाते हैं। अगर आप अपग्रेड कर रहे हैं तो यह चेकलिस्ट है, और मेरा मतलब सचमुच चेकलिस्ट है। मिड माइग्रेशन खुद पर भरोसा मत कीजिए कि आपको सब याद रहेगा। स्टेप 1 नॉन नेगोशिएबल है। ओपनक्लॉ डॉक्टर फिक्स पहले, हर चीज से पहले। और सच कहूं तो अगर आप सीक्वेंस को साफ तरीके से कर रहे हैं, तो हर अपग्रेड स्टेज के तुरंत बाद भी। इन रिलीजेस के लिए यही एंकर कमांड है। नाइस टू हैव नहीं, एंकर। स्टेप 2 क्लॉड बॉट अंडरस्कोर और मोट बॉट अंडरस्कोर को सभी .un फाइल्स, डॉकर फाइल्स, सिस्टम डी यूनिट्स, शेल प्रोफाइल्स, हर उस स्टार्टअप सरफेस में ग्रैब कीजिए जो आपके पास है। अगर पुराने नेम्स मौजूद हैं, तो मान लीजिए वे अब डेड कॉन्फ़िग हैं। स्टेप 3 मोल्ट बॉट को चेक कीजिए। अगर वह मौजूद है तो स्टेट को .openclaw में मूव कीजिए या openclaw _state _dir को एक्सप्लिसिटली सेट कीजिए। स्टेप 4 agents.defaults.image narration model.primary गूगल जेमिनी 3 प्रो इमेज प्रीव्यू सेट कीजिए। इमेज जनरेशन को अनडिफाइंड लिम्बो में मत छोड़िए। स्टेप 5 अपग्रेड के बाद मिनीमैक्स को बैड की के साथ रीटेस्ट कीजिए और कंफर्म कीजिए कि फॉलबैक फायर करती है।
सिर्फ हैप्पी पाथ प्रॉम्प्ट मत भेजिए। पुराने फेलियर मोड को इंड्यूस कीजिए। स्टेप 6, एक ओपनएआई टोकन पेस्ट कीजिए, गेटवे रीस्टार्ट कीजिए और कंफर्म कीजिए कि वह परसिस्टेड रही। ट्रस्ट करें, लेकिन वेरीफाई भी करें। स्टेप 7, अगर आपके पास कस्टम प्लगइन्स हैं तो ओपनक्लॉ एक्सटेंशन एपीआई से ओपनक्लॉ प्लगइन एसडीके पर माइग्रेट कीजिए। माइग्रेशन डॉक्स पढ़िए। कंपाइल एरर्स को मैप मत समझिए। स्टेप 8, इंस्टॉल बिहेवियर चेंज के बाद क्लॉहब स्किल्स को स्पॉट चेक कीजिए। पक्का कीजिए कि आपकी स्क्रिप्ट्स और एक्सपेक्टेशंस अब भी उस चीज से मैच करती हैं जो रिजॉल्व हो रही है। स्टेप 9, @TZ इस्तेमाल करने वाले क्रॉन जॉब्स वेरीफाई कीजिए, खासकर अगर DST ने आपको पहले कभी जलाया हो। गहरी समरी यह है कि ये दोनों रिलीजेस मिलकर वह पूरा कर रही हैं जो ओपनक्लॉ ने शुरू किया था। मोल्टबॉट और क्लॉडबॉट नेम्स गॉन है। एक्सटेंशन रिले गॉन है। प्लगइन एसडीके यूनिफाइड है। साइलेंट फेलियर्स फिक्स हो चुकी हैं। पहले डॉक्टर फिक्स, बाकी सब इस पर डिपेंड करता है कि आप क्या चला रहे हैं। लेकिन डॉक्टर फिक्स अनकंडीशनल है। यही वह प्लेटफॉर्म है जो आप चाहते थे कि यह बने। और मुझे लगता है कि यही खत्म करना सही होगा। ये रिलीजेस डिमांडिंग हैं, लेकिन वे किसी असली चीज की सेवा में डिमांडिंग हैं। ऐसी प्लेटफॉर्म जो है वही कहती है, जो कहती है वही करती है, और पुराने दौरों के कम गोस्ट्स ढोती है। जो ओपनक्लॉ जैसे टूल के लिए नॉवेल्टी से ज्यादा मायने रखता है। रिलायबिलिटी एक फीचर है। नेमिंग कंसिस्टेंसी एक फीचर है। ऑनेस्ट माइग्रेशन प्रेशर एक फीचर है। कम इम्प्रोवाइज्ड ब्रिजेस वाला ब्राउजर स्टैक एक फीचर है। और अगर आप अभी अपग्रेड के बीच में हैं तो एक सांस लीजिए, चेकलिस्ट बनाइए, ओपनक्लॉ डॉक्टर फिक्स चलाइए और वेरिफिकेशन स्टेप्स सिर्फ इसलिए मत छोड़िए कि सर्विस वापस ऊपर आ गई। शो नोट्स, हमने जिन सभी लिंक्स का जिक्र किया और एपिसोड आर्काइव आपको tobionfitnesstech.com पर मिलेंगे। वही है tobionfitnesstech.com। अगर इस एपिसोड ने आपको ब्रोकन ब्राउजर सेटअप, गायबन वार या एक और मिस्टेरियस ऑथ फेलियर से बचा लिया तो उसने अपना काम कर दिया। मैं एलॉय हूं। और यह था ओपनक्लॉ डेली। हम जल्द वापस आएंगे। फिर मिलते हैं।